हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय बुक लो चैनल। माय नेम इज विकास श्रीवास्तव। आज हम लोग क्लास 11th ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 10 एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में काफी टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। आज हम देख लेते हैं कि सेकेंड पार्ट में किन किन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। जैसे कि लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज, माउंटेन एंड वैली विंड्स, एयर मासेस, फ्रंट्स एंड एक्स्ट्राट्रॉपिकल साइक्लोन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। इन सभी टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक्स्ट्राट्रॉपिकल साइक्लोन, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा इनको। सॉरी। हम जानते हैं ये चीज कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज कैसे जनरेट होती है, आप सभी लोग जानते हैं, मगर एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि दिन के समय लैंड आप जानते हैं कि बहुत तेजी से गर्म होता है और बहुत जल्दी ही ठंडा भी हो जाता है। मगर सी के साथ ऐसा नहीं है। सी देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडा होता है। तो इस कारण से क्या होता है, लैंड के कांटेक्ट में आने वाली एयर गर्म होती है, गर्म हो जाती है और काफी समय तक और काफी लंबे ड्यूरेशन तक काफी मात्रा में एयर गर्म होती रहती है और ऊपर उठती रहती है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर एयर गर्म होगी तो लाइट होगी, एक्सपेंड होगी और हल्की होकर ऊपर उठेगी। जब हल्की होकर ऊपर उठेगी तो यहाँ का स्पेस क्या होगा, वो खाली रह जाएगा। जब खाली रह जाएगा तो आसपास की जो कोल्ड एयर है वो इसको स्थान फिल करने के लिए इसकी तरफ आएगी। मीन्स जहां पे कोल्ड एयर होगी तो डेफिनेटली हाई प्रेशर होगा और जहां पे वार्म एयर होगी वहां पे डेफिनेटली लो प्रेशर होगा। और अब ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि विंड फ्लो होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ओके, तो इस तरीके से ये सर्कुलेशन बन जाएगा जिसको हम सी ब्रीज कहेंगे। मगर नाइट के समय पे जस्ट इसका अपोजिट होता है। अगर लैंड बहुत जल्दी गर्म हो गई है तो बहुत जल्दी ही ठंडी भी हो जाएगी। अब जब बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी और सी क्या होता है कि बहुत देरी से गर्म होता है, बहुत देरी में ही ठंडा होगा। तो जो सी के ऊपर मिलने वाली एयर है वो गर्म है। तो गर्म, आप जानते हैं कि गर्म है तो एक्सपेंड हुई होगी, एक्सपेंड होगी लाइट हो गई होगी। लाइट होने से ये ऊपर की तरफ हल्की होगी ऊपर की तरफ उठेगी। तो इसकी जगह फिल करने के लिए लैंड की तरफ से कोल्ड एयर इसकी तरफ आएगी। और जिधर कोल्ड एयर है तो हाई प्रेशर है और जिधर वार्म एयर है तो उधर लो प्रेशर है। तो विंड का मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से लैंड भी जनरेट होती है। सेम फिनोमिना माउंटेन और वैली विंड्स पे भी अप्लाई होता है। जैसे कि दिन के समय पे क्या होता है, इस तरीके से अगर हम माउंटेन बना दें तो जो इस तरीके से यहाँ का रॉक्स है वो गर्म हो जाती है। तो गर्म होने की वजह से इसकी कांटेक्ट में आने वाली एयर भी गर्म होती है। गर्म होती है तो वो क्या होगी, एक्सपेंड होगी। एक्सपेंड होगी तो क्या होगा, वो लाइट होती जाएगी, लाइट होकर ऊपर की तरफ आती जाएगी। ठीक है, और आसपास की ठंडी एयर इसकी का जगह फिल करने के लिए इसकी तरफ आएगी। ओके, इस तरीके की जो ब्रीज होती है या हवा का ऊपर उठना कह लीजिए, इसको हम वैली ब्रीज कहते हैं। ओके, फिल द रिजल्टिंग गैप द एयर फ्रॉम द वैली ब्लो अप द वैली। ठीक है, जो इस गैप को फिल करने के लिए एयर आती है फ्रॉम द वैली ब्लो अप द वैली। ठीक है, अन्य जगहों से या ऊपर ही जो भी ठंडी हवाएं इसका जगह लेने के लिए आएंगी, इसको हम वैली ब्रिज कहेंगे। भाई मूवमेंट तभी होगा जब फ्लो होगा। ठीक है, नाइट के समय पे क्या होता है नाइट के समय पे रॉक वैसे भी ठंडी रहती है। जब ठंडी रहती है तो इसके कांटेक्ट में आने वाली एयर भी ठंडी रहेगी। तो यहाँ पे वो ऊपर उठने के बजाय यहीं पे कलेक्शन होता रहेगा और कंडेंस हो जाएगी। कंडेंस होके यहीं पर बनी रहेगी, ऊपर नहीं उठ पाएगी। ओके, और ये जो एयर है जो आप देख रहे हैं कि गर्म होकर ऊपर उठ गई, तो जैसे ही ये फ्लो होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, जैसे ही ये माउंटेन रेंज को पार करेगी
तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा तो जो वाटर वेपर अगर गर्म है तो आप जानते हैं कि इसमें वाटर वेपर होंगे, मॉइस्चर होगा। मॉइस्चर होगा, जैसे ही कोल्ड एरिया की तरफ जाएगा तो ये वाटर वेपर किसमें, ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे जैसे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होने लगेगा तो ये प्रेसिपिटेशन मींस या तो बर्फ के रूप में या तो ओले के रूप में या पानी के रूप में गिरना चालू हो जाएगा। ओके, ये जो हमने पहले डिस्कशन किया था कि आसपास से जो एयर आई है इसकी तरफ, कोल्ड कूल एयर ऑफ हाई प्लेटू या हाई फील्ड से ड्रेन इनटू द वैली इज कॉल्ड कैटाबैटिक विंड। इस तरीके की विंड को हम कैटाबैटिक विंड कहते हैं। ओके, अनदर टाइप ऑफ वार्म विंड ऑकर ऑन लीवर्ड साइड। अभी जो मैंने आपको बताया कि दूसरी तरफ, यहाँ पे तो ये प्रोसेस हुई कि ऊपर उठ गई, मगर जहां पे इस तरीके की वैली नहीं मिल रही तो ये प्रेसिपिटेशन हमें देखने को मिलेगा। ओके, अब आ जाते हैं एयर मासेस पे। ये एयर मास क्या होता है? एयर मास आप ये समझ लीजिए कि एक बहुत ही बड़ी बॉडी है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, मीन जनरली यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है, और क्या होता है कि काफी समय से एक ही जगह पर रहने के कारण ये उस रीजन की जो क्वालिटीज होती हैं, मींस स्टे ओवर इट्स सोर्स रीजन द मोर लाइकली टू एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सरफेस बिलो। तो ये उस जगह की जहां की सरफेस के ऊपर ये मौजूद है एयर मास, वहां की प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर लेती है। ठीक है, इस कारण से कई तरीके की एयर मासेस बन गए हैं, कई सारे डिफरेंशियल हमें देखने को मिलते हैं एयर मासेस। और ये 5 रीजन इनके ही कारण ये डेवलप्ड हो गए हैं, जैसे कि वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशियन हो गए, सब ट्रॉपिक्स हॉट डेजर्ट्स हो गए, रिलेटिवली कोल्ड हाई लैटिट्यूड ओशियंस हो गए, वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट्स इन हाई लैटिट्यूड हो गए, परमानेंटली आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट्स हो गए इन आर्कटिक एंड अंटार्कटिका। क्योंकि ये जो एयर मासेस हैं ये स्पेसिफिक एरिया के ऊपर ही बने हैं, तो इससे इनको प्रॉपर्टीज इन्होंने एक्वायर करी और इनकी प्रॉपर्टीज इन्होंने एक्वायर कर ली। इन द सेंस मींस अगर ये ठंडी जगह है तो इसने ये प्रॉपर्टीज, एयर मास ने ये प्रॉपर्टीज एक्वायर करके ये भी क्या हो गई, ठंडी हो गई, और काफी समय तक ये ठंडी बनी रही, क्योंकि एयर मासेस की क्वालिटी है किसी भी स्पेसिफिक एरिया में काफी लंबे समय तक रहती है, तो वहां की प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं होने देती। इस कारण से ये परमानेंटली इस तरीके की डिफरेंशियल हमें एरिया देखने को मिलते हैं या रीजन देखने को मिलते हैं। ओके, सॉरी। वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशन, ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट, रिलेटिवली कोल्ड हाई लैटिट्यूड ओशन, वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट हाई लैटिट्यूड एंड परमानेंटली आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट आर्कटिक एंड अंटार्कटिका। ठीक है, अब ये देख लीजिए कि कितने तरीके की इसमें रिकॉग्नाइज किए गए हैं एयर मासेस। मैरीटाइम ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, और ये भी मैरीटाइम पोलर है, यहाँ पे गैप नहीं दिया गया है, कॉन्टिनेंटल पोलर और कॉन्टिनेंटल आर्कटिक। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पे देख लीजिए। आपने कुछ हॉलीवुड मूवीज या बॉलीवुड मूवीज या राज्यसभा जैसे चैनल अगर आप देखते हो तो वहां पे आपने ये चीज नोटिस की होगी, ये दिखाते हैं। ठीक है, कभी ना कभी जब मॉनसून से रिलेटेड या एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कुछ जानकारी उनको देनी होती है तो कोल्ड एयर मास, कोल्ड एयर मासेस, वार्म एयर मासेस, इस तरीके से कलर भी डिफरेंस दिखाते हैं। अब ये देखिए एमपी, मैरीटाइम पोलर, जे। ओके, एमटी, मैरीटाइम ट्रॉपिकल, वार्म एंड मॉइस्ट। ठीक है, वार्म होगा और मॉइस्ट होगा। अगर वार्म है तो डेफिनेटली उसमें मॉइस्चर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और कॉन्टिनेंटल सिटी, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, ये। ओके, हॉट एंड ड्राई, गर्म भी मगर सूखा। ओके, ये वार्म एंड मॉइस्ट है, ये हॉट एंड ड्राई है। सीए, कॉन्टिनेंटल आर्कटिक, जे, वेरी कोल्ड एंड ड्राई। ओके, बहुत ही ठंडा और सूखा। सीपी, कॉन्टिनेंटल पोलर, कोल्ड एंड ड्राई, ये इस तरीके से सीपी, कॉन्टिनेंटल पोलर, कोल्ड एंड ड्राई। ओके, नाउ
अब यहाँ पे इस तरीके की एयर मास की बात हुई तो अब यहाँ पे फ्रंट पे आ जाते हैं। ठीक है, फ्रंट कई तरीके के बनते हैं, जैसे कि क्या होता है कि जब दो तरीके के मासेस, डिफरेंट मासेस, ठीक है, दो तरीके के मास, बाउंड्री जोन बिटवीन देम इज कॉल्ड फ्रंट। दो तरीके के मास आपस में कहीं पे मिल रहे होते हैं तो एक बाउंड्री इनके बीच में बनती है, इसी को ही हम फ्रंट कहते हैं। ओके, जैसे कि आपको फिगर से दिखा सकता हूं मैं, ये हो गया, ये कोल्ड एयर, ये वार्म एयर, यहाँ पे फ्रंट, इस तरीके से ये फ्रंट आप कह सकते हैं। ठीक है, ये और ये इस तरीके से फ्रंट आप कह सकते हैं। ठीक है, इनके बीच में बाउंड्री टाइप का। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट इज नोन एज फ्रंटोजेनेसिस। और इस तरीके के फ्रंट बनने की प्रोसेस को हम फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। जो फ्रंट होते हैं कोल्ड होगा, वार्म होगा, स्टेशनरी होगा, ऑक्लूडेड होगा। अब वन बाय वन देख लेते हैं किसको हम कोल्ड, वार्म, स्टेशनरी और ऑक्लूडेड कहेंगे। जब फ्रंट स्टेशनरी कहा जाएगा, मीन्स वो फ्रंट स्टेशनरी का मीन्स यहाँ पे आप वर्ड मीनिंग से ही समझ सकते हैं कि स्टेबल है, कोई आपको डिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये स्टेशनरी फ्रंट फ्रंट यहाँ पे, ये वार्म एयर, ये कोल्ड एयर, ना तो ये आगे बढ़ रही है ना तो ये आगे बढ़ रही है, एक ही जगह पे फिक्स्ड है। ठीक है, ये स्टेशनरी है। इस तरीके की फ्रंट को हम स्टेशनरी फ्रंट कहेंगे। जबकि कोल्ड फ्रंट में क्या होता है कि कोल्ड एयर मूव करती है वार्म एयर की तरफ। ओके, ये देखिए, ये कोल्ड एयर मूव करेगी वार्म एयर की तरफ और ये एक फ्रंट जनरेट होगा। ये डायरेक्शनल फ्रंट, मतलब कोल्ड एयर इस तरफ मूव कर रही है। ओके, और वार्म फ्रंट में क्या होगा कि वार्म एयर मूव करेगी कोल्ड एयर की तरफ। यहां पे आप देख सकते हैं, ये वार्म एयर मूव कर रही है कोल्ड एयर की मास की तरफ या कोल्ड एयर की तरफ। तो जो फ्रंट जनरेट होगा वो वार्म फ्रंट होगा। ओके, ऑक्लूडेड फ्रंट में क्या होता है, if an air mass is fully lifted above the land surface, ओके, पूरी तरीके से जब फ्रंट जमीन से या सरफेस से ऊपर उठ जाए उसको ऑक्लूडेड फ्रंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये कूल एयर आ रही थी इधर से, वार्म एयर थी यहाँ पे, पहले स्टार्टिंग में इस जगह पे थी यहाँ पे। ठीक है, मगर कूल एयर ने वार्म एयर की जगह धीरे धीरे ले ली और वार्म एयर ये ऊपर चली गई। तो इस तरीके से जो फ्रंट बन रहा था, पहले तो इस तरीके से बन रहा था यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे ना बनने की बजाय अब ये फ्रंट जमीन से ऊपर उठ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से जमीन से ऊपर उठने की वजह से इस फ्रंट को हम ऑक्लूडेड फ्रंट कहते हैं। ओके, ओके, ये चार फ्रंट है। कोल्ड, स्टेशनरी, वार्म एंड ऑक्लूडेड। ध्यान रखिएगा, जो फ्रंट बनते हैं वो ज्यादातर मिडिल लैटिट्यूड में बनते हैं। ओके, और ग्रेडियंट कैसा होता है, स्टीप इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टीप ग्रेडियंट इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब कि बहुत ही तेजी से टेम्परेचर या प्रेशर में बदलाव देखने को मिलता है। स्वाभाविक सी बात है, कोल्ड एयर तो हाई प्रेशर, वार्म एयर तो लो प्रेशर। ठीक है, they bring abrupt changes in temperature and causes the air to rise to form a cloud and causes precipitation। अब इस तरीके से आप देख रहे हैं फ्रंट क्या जनरेट कर रहे हैं, क्लाउड बना रहे हैं। आप इन सभी जगहों पे देख सकते हैं। ठीक है, सभी फ्रंट की वजह से ज्यादातर ये क्लाउड बन रहे हैं। ओके, तो और उसके कारण से प्रेसिपिटेशन होता है। अब यही सारी चीजें आगे जुड़ेंगी साइक्लोन में। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, दोनों ही टाइप के साइक्लोन में, ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं,
द सिस्टम डेवलपिंग इन द मिड एंड हाई लैटिट्यूड. ओके, बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स की बात नहीं कर रहे हैं. मिड और हाई लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स आर कॉल्ड मिडिल लैटिट्यूड और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन. ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक्स आप समझ लीजिए. ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इससे ऊपर या तो मिड में या तो हाई लैटिट्यूड में, तो इसको हम मिडिल लैटिट्यूड या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, जो इस तरीके की एरिया में डेवलप्ड होते हैं. ठीक है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि वार्म एयर आप जानते हैं ब्लो फ्रॉम द साउथ, यहां से वार्म एयर साउथ से ब्लो करेगी और पोल से कोल्ड एयर आएगी टुवर्ड. ओके, द कोल्ड एयर मूव टुवर्ड साउथ सेटिंग इन अ मोशन एंड एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोनिक सर्कुलेशन. उससे क्या होगा कि इस तरीके से एंटी साइक्लोनिक, एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन फॉर्म हो जाएंगे. ठीक है, इस तरीके से कोल्ड एयर ऊपर से आ रही है, वार्म एयर नीचे से जा रही है, तो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन जनरेट होते हैं. ओके. तो नॉर्थ हेमिस्फीयर वार्म एयर ब्लो फ्रॉम द साउथ एंड कोल्ड एयर फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द फ्रंट. व्हेन द प्रेशर ड्रॉप्स along द फ्रंट, जब प्रेशर गिरता है, वार्म एयर मूव्स नॉर्थवर्ड. जैसे जैसे प्रेशर गिरेगा वैसे वैसे जो वार्म एयर है वो साउथ की तरफ जाएगी, और जो कोल्ड एयर है वो ये वार्म एयर नॉर्थ की तरफ जाएगी, और कोल्ड एयर है जो वो साउथ की तरफ आएगी. ठीक है, जिस तरीके से ये नॉर्थ साउथ की तरफ कोल्ड एयर और वार्म एयर नॉर्थ की तरफ. ओके, एंड एंटी क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन जनरेट हो जाएगा. द वार्म एयर ग्लाइड्स ओवर द कोल्ड एयर. होता क्या है कि वार्म एयर, हल्की जो हवा है, वो कोल्ड एयर के ऊपर ग्लाइड करती है, फिसलती रहती है. एंड अ सीक्वेंस ऑफ क्लाउड अपीयर ओवर द स्काई अहेड ऑफ द वार्म फ्रंट. और जहां पे वार्म फ्रंट होता है, इस तरीके से आपने देखा होगा. ठीक है. जी. ठीक है, वार्म एयर जब कोल्ड एयर की तरफ जाती है तो वार्म फ्रंट बनते हैं. तो वार्म एयर ग्लाइड कर रही है कोल्ड एयर के ऊपर. ठीक है, तो एक सीक्वेंस ऑफ क्लाउड अपीयर होगा ओवर द स्काई अहेड ऑफ द वार्म. यहाँ पे क्लाउड बनेगा ये, और उसके कारण से प्रेसिपिटेशन होगा. ठीक है, क्लाउड बन रहा है तो वाटर वेपर है, वाटर वेपर है तो टेम्परेचर चेंज होने पे प्रेसिपिटेशन होगा. तो कोल्ड फ्रंट अप्रोच द वार्म एयर फ्रॉम बिहाइंड एंड पुशेस द वार्म एयर अप. तो डेफिनेटली क्या होता है कि कोल्ड फ्रंट क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करता है और वार्म एयर को और ऊपर उठाता जाता है, जिसकी वजह से क्यूमुलस क्लाउड डेवलप होते हैं. ठीक है, अलोंग कोल्ड फ्रंट, क्योंकि वार्म एयर तो ऊपर उठ गई और ये कोल्ड एयर जो ऊपर तक आई, तो उसकी वजह से क्यूमुलस क्लाउड बन गए. ओके. नाउ द कोल्ड फ्रंट मूव फास्टर देन द वार्म फ्रंट. जो कोल्ड फ्रंट होता है वो वार्म फ्रंट के कंपैरिजन में तेजी से आगे भागता है. क्यों, देखिएगा. यहाँ पे कोल्ड फ्रंट बना है. ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कोल्ड फ्रंट जहां बना है उसके आगे तो वार्म एयर है ना. अगर वार्म एयर आ गया तो स्वाभाविक सी बात है, आप जानते हैं वार्म एयर हल्की होने की वजह से तेजी से ऊपर उठेगी. जब तेजी से उठेगी तो ये भी बहुत तेजी से आगे की तरफ आएगा. तो कोल्ड फ्रंट तेजी से बढ़ता है. ओके. वार्म फ्रंट के कंपैरिजन, क्योंकि कोल्ड एयर अगर एक जगह पे है, मोटी है, हैवी है, ठीक है, तो आप जानते हैं मोटा इंसान को खिसकने में टाइम लगता है. तो वार्म एयर का जो फ्रंट है, जो वार्म फ्रंट है, उसको वो मूव धीरे धीरे करता है इन कंपैरिजन टू कोल्ड फ्रंट के. ठीक है, क्योंकि ये वार्म एयर है इधर, तो ये तेजी से ऊपर उठेगी, कोल्ड फ्रंट बहुत तेजी से आगे आ जाएगा. और जबकि वार्म फ्रंट में क्या होता है, ये तेजी से नहीं मूव कर पाता है, क्योंकि इसके आगे कोल्ड एयर है जो कि डेंस है और उसको मूव होने में टाइम लगेगा. ओके. The warm air is completely lifted up and front is occluded and cyclone dissipate. इस तरीके से क्या होता है कि वार्म एयर
इज कंप्लीटली लिफ्टेड अप, वार्म एयर पूरी तरीके से ऊपर उठ जाती है, ठीक है, और साइक्लोन खत्म हो जाता है। तो इस तरीके की अगर कंडीशन होती है तो वहां पर साइक्लोन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता, वो डिसिपेट हो जाता है। ओके, अगर कोल्ड फ्रंट है तो, क्योंकि कोल्ड फ्रंट वार्म एयर को ज्यादा देर तक नीचे रुकने नहीं देता है और वो तेजी से ऊपर उठा देता है उसको। ठीक, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन डिफर फ्रॉम ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। ओके, इस तरीके के रीजन पे ये जो साइक्लोन बने एंटी क्लॉकवाइज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन थे। अब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन से डिफरेंस कैसे है? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होते हैं उनका फ्रंट क्या होता है, क्लियर होता है, ठीक है, जो कि हमें ट्रॉपिकल साइक्लोन में देखने को नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन काफी बड़े एरिया को कवर करते हैं और ये लैंड और सी दोनों जगह पे ओरिजिनेट होते हैं, हो सकते हैं, जबकि ट्रॉपिकल साइक्लोन केवल सी के ऊपर जनरेट होते हैं। ओके, और जैसे ही लैंड पर पहुंचते हैं तो ये डिसिपेट हो जाते हैं, जबकि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कब डिसिपेट होगा, जब कोल्ड फ्रंट होगा। ओके, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन ज्यादा एरिया को अफेक्ट करता है ट्रॉपिकल साइक्लोन के कंपैरिजन में, और जो विंड की वेलोसिटी होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन में, ना कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में, विंड की वेलोसिटी ट्रॉपिकल साइक्लोन में ज्यादा होती है, इज और मोर डिस्ट्रक्टिव होती है, ठीक है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट, अगर इस तरीके से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जाएगा वेस्ट टू ईस्ट, और जबकि ट्रॉपिकल साइक्लोन जाएगा ईस्ट टू वेस्ट। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब आ जाते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन पे। इनके कई नाम है ट्रॉपिकल साइक्लोन के, जैसे कि इंडियन ओशन में इनको साइक्लोन ही कहते हैं, अटलांटिक में इनको हरिकेन कहते हैं, वेस्टर्न पैसिफिक में इनको टाइफून कहेंगे, और साउथ चाइना सी में, ठीक है, वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ चाइना सी में इनको टाइफून कहेंगे, और वेस्टर्न सॉरी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विलीज कहेंगे, ठीक है, अलग अलग जगहों पे इसके अलग अलग नाम है। ट्रॉपिकल साइक्लोन आप जानते हैं कि ओरिजिनेट और इंटेंसिफाइड ओवर वार्म ट्रॉपिकल ओशियन, जहां पे इनको गर्म समुद्र मिलता है या टेम्परेचर ज्यादा होता है, वार्म होता है, वहां पे ये इस तरीके के साइक्लोन बनते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो टेम्परेचर है सी का, जो अपर सरफेस का, वो 27 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स वहां पे मौजूद होना चाहिए, तभी इक्वेटर पे नहीं बनते साइक्लोन, क्योंकि वहां पे कोरियोलिस फोर्स अब्सेंट होता है, ठीक है। स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड, वर्टिकल विंड स्पीड में, ठीक है, बहुत ही स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए, ज्यादा नहीं, वर्टिकल इस तरीके से, ठीक। और प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर, क्योंकि उसको लो प्रेशर चाहिए साइक्लोन को, जैसे कि हमने उसमें चार्ट में देखा था, ठीक है, लो प्रेशर चाहिए, और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ठीक है, अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम, ठीक है, अपर डाइवर्जेंस से ऊपर आप देख सकते हैं, अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम। तो अब एक एक चीज समझ लेते हैं साइक्लोन के बारे में। जो एनर्जी है इंटेंसिफाई द स्टॉर्म come from condensation process in the towering cumulonimbus cloud, ठीक है, सराउंडिंग द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। जो इसको एनर्जी मिलती है वो इसके आसपास मौजूद cumulonimbus क्लाउड से मिलती जाती है, ठीक है। इंटेंसिफाई द स्टॉर्म, एनर्जी दैट इंटेंसिफाइड, इसको और इंटेंसिफाइड करती, और ज्यादा आक्रामक करती है, वो कंडेंसेशन की प्रोसेस की वजह से, क्योंकि कंडेंसेशन का समझ रहे हैं आप, कांटेक्ट में आ चुकी है चीजें, ठीक है।
विथ कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि उसको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से मॉइस्चर मिलता रहता है, ठीक है। सप्लाई ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द सी एंड द स्टॉर्म इज फर्दर स्ट्रेंथन, नीचे से भी उसको मॉइस्चर मिल रहा है, ऊपर से एनर्जी मिल रही है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से, तो वो स्टॉर्म क्या होता है और मजबूत होता रहता है, ठीक है। जैसे ही वो लैंड एरिया में पहुंचता है तो उसकी मॉइस्चर की सप्लाई तो बंद हो जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे समुद्र है और ये लैंड एरिया है, यहाँ पे साइक्लोन बना था और ये जब यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, इस जगह पे, तो इसकी जो कट है मॉइस्चर की हो चुकी है, क्योंकि मॉइस्चर अब इसको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो द प्लेस वेयर अ ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रॉस द कोस्ट इज कॉल्ड द लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन। जैसे ही इसने यहाँ पे अंदर एंट्री की लैंड एरिया में, तो जो कोस्टल एरिया है जहां से एंट्री की, उसको हम लैंडफॉल कहते हैं, ओके। कुछ बेसिक टर्म से याद रखिएगा। मैच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन characterized by strong spiral circulating wind around the center called the eye। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये मैच्योर साइक्लोन है और ये सेंटर पे यहाँ पे आपको आई देखने को मिलेगी, ठीक है। The diameter of circulating system can vary between 150 to 250 किलोमीटर। जो डायमीटर है 150 से 200 किलोमीटर, ये देखिए, ओके। 150 अगर यहाँ पर भी हो सकती है तो 200 तक आपको दिखने को मिलेगा, ठीक। The wind reaches maximum velocity in this region, reaching as a high as 250 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितना? 250 किलोमीटर पर आवर, लगभग इतनी स्पीड पे वो चलने लगता है जैसे ही पास पहुंचता है। टोरेंटियल रेन ऑकर्स हियर, तो इस कारण से जो कोस्टल एरिया है यहाँ पे आपको रेन देखने को मिलती है और उस रेन को हम टोरेंटियल रेन कहते हैं, ओके। फ्रॉम द आई वॉल रेन बैंड्स में रेडिएट and trains of cumulus and cumulonimbus cloud may drift into outer region। क्या होता है? From the eye wall रेन बैंड में रेडिएट, ये देखिए आई वॉल, ये आई वॉल है, ये इस तरीके से ये रेन बैंड है, ये दूर भाग रहे हैं आई वॉल से, ठीक। and train of cumulus and cumulonimbus cloud may drift into the outer region, बाहर की तरफ जाने लगते हैं, ठीक है, स्पीड की वजह से। जो डायमीटर है स्टॉर्म की, बे ऑफ बंगाल हो गया, अरेबियन सी हो गया, इंडियन ओशन हो गया, यहाँ पे आपको 600 से 1200 किलोमीटर देखने को मिल सकती है, ठीक है। द सिस्टम मूव स्लोली अबाउट 300 टू 500 किलोमीटर पर डे। और जो सिस्टम है, अगर पर डे की तरफ जब आप ट्रॉपिकल साइक्लोन को कंसीडर करें कि देखेंगे कि पर डे वो किस स्पीड से चल रहा है, तो लगभग पर डे वो 300 टू 500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है जनरली, ओके। नाउ थंडर स्टॉर्म उसी तरीके जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन हो, उसी तरीके से कुछ और फिनोमिना है जिनको समझ लीजिए आप। थंडर स्टॉर्म आर कॉज्ड बाय इंटेंस कन्वेक्शन। क्या होता है? थंडर स्टॉर्म जो बनते हैं वो कन्वेक्शन की वजह से ऑन मॉइस्ट हॉट डेज, ठीक है। और थंडर स्टॉर्म इज अ वेल ग्रोन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड प्रोड्यूसिंग थंडर एंड लाइटनिंग। और मेन रीजन इसका क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होते हैं, ध्यान रखिएगा कौन से क्लाउड इसके लिए मेजर रीजन होते हैं थंडर स्टॉर्म वगैरह के लिए, ठीक है। कन्वेक्शन की वजह से, कन्वेक्शन आप जानते हैं ना कि जब जो मटेरियल है वो खुद मूव करने लगे, ओके। इससे प्रीवियस वाली क्लास में मैंने डिस्कस किया है कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन, ये सारी चीजें आप जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, वहां पे काफी अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक। When cloud extend to the height where sub-zero temperature prevail, लगभग जीरो टेम्परेचर, तो आप जानते हैं हिल आर फ्रॉम, ओले बड़े बड़े बर्फ की गोले कह सकते हैं, चट्टाने कह सकते हैं, आर फॉर्म।
एंड दे कम डाउन एज अ हेल स्टॉर्म। जब तक वो नीचे आते हैं, ठीक है, या तो बर्फबारी होती है या ओले गिरते हैं, ठीक है, इसको हम हेल स्टॉर्म कहते हैं। From severe thunderstorm, sometimes spiraling wind descends like a trunk of elephant with a great force, with very low pressure at the center, causing massive destruction on its way. Such phenomena is called tornado. क्या होता है कि थंडरस्टॉर्म कभी कभी स्पाइरली विंड डिसेंड्स लाइक इस तरीके से, मतलब कि बहुत ही बदला और हाइट तक काफी ऊंची, जैसे कि हाथी की सूंड हो, ठीक है, विद ए ग्रेट फोर्स, बहुत ताकत के साथ, और विद लो प्रेशर एट द सेंटर, यहाँ पे काफी लो प्रेशर हो, इस तरीके से जब आगे बढ़ता है, ठीक है, ये इस तरीके से आप कह सकते हैं ये कहीं बढ़ रहा है आगे की तरफ, ओके, ये लैंड एरिया है। तो इस तरीके की थंडर स्टॉर्म को हम टॉर्नेडो कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बेसिक डिफरेंस आपसे पूछ सकते हैं कि थंडर स्टॉर्म और टॉर्नेडो में डिफरेंस क्या है। तो स्पाइरली विंड हो, like a trunk of elephant with a great force and low pressure at the center, ठीक है। टॉर्नेडो जो आते हैं ज्यादातर मिडिल लैटिट्यूड में, ओके, ध्यान रखिएगा। टॉर्नेडो ओवर सी इज कॉल्ड वाटर स्पाउट्स, और जो टॉर्नेडो सी के ऊपर आते हैं उनको हम वाटर स्पाउट्स कहते हैं, ओके। तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप आपको काफी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस चैप्टर की सारी पीडीएफ, इससे प्रीवियस चैप्टर जो भी मैंने डिस्कस कर रखे हैं वीडियोस में, उनकी सारी पीडीएफ आपको माय बुकलो के ऐप पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलती किसी वजह से तो आप ऐप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे कहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।